हाँ जी। बुक का तो नाम है फंक्शनल एनालिसिस, समझिए। लेकिन बुक जो मार्केट में मिलेगी ना, वो मिलेगी इंटीग्रेशन थ्योरी। इंटीग्रेशन थ्योरी, हाँ, इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस नाम से। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस। और आपको बुक कौन सी कंसीडर करनी है? आपको बुक जो कंसीडर करनी है वो प्रगति पब्लिकेशन की बुक कंसीडर करनी है। प्रगति पब्लिकेशन। ठीक है। और राइटर कौन होंगे? राइटर होंगे, पुंडीर होंगे, एस के पुंडीर। ठीक है। हाँ, पुंडीर एंड पुंडीर। हाँ, पुंडीर। तो उसमें भी बाकी सब तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन थ्योरी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है? फंक्शनल एनालिसिस। और फंक्शनल एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पार्ट मिलेगा चैप्टर 8 में जाकर, और चैप्टर 8 का नाम है बनाक स्पेसेस। ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा पार्ट, वो है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस। यानी इन्हीं दो चैप्टर में पूरी बुक खत्म है आपकी। पूरा सिलेबस जो खत्म है इन्हीं दो चैप्टर में खत्म है। पहला बनाक स्पेसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एक और हिल्बर्ट स्पेसेस। अब इसमें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें कहाँ तक पढ़ेंगे? जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पढ़ने वाले हैं पहले, ये डेफिनेशन तैयार होगी। बनाक स्पेस पढ़ेंगे, एलपी स्पेस पढ़ेंगे, रीज फिशर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है। कोशेंट एंड सब स्पेसिस ऑफ बनाक स्पेस, कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म एंड इक्विवेलेंट नॉर्म्स, कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल्स। फंक्शनल्स आपने पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा में। हैन बनाक थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, आती रहती है। ओपन मैपिंग थ्योरम आती रहती है। क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम आती रहती है। और यहीं आकर हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। आगे बात समझ में? अब बात शुरू करने से पहले, तो अब तो फिलहाल हमें क्या शुरू करना है? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है। और इसमें एक शब्द है लीनियर स्पेस। और ये लीनियर स्पेस वही है आपका जो आप पढ़कर आए हो बीएससी में, वेक्टर स्पेस नाम से। आई बात समझ में? तो हल्की सी बात वेक्टर स्पेस और वेक्टर्स के ऊपर करके और फिर डेफिनेशन शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलो। देखो वेक्टर स्पेस क्या था। वेक्टर स्पेस में, देखो, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको एक सेट चाहिए वी, और इसको बोलते थे सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स। और एक चाहिए फील्ड। तो के से लिख लो या एफ से लिख लो, एक चाहिए फील्ड। ठीक है। फील्ड वगैरह की डेफिनेशन आप जानते हो। वेक्टर स्पेस की हल्की सी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए जो आपका सेट ऑफ वेक्टर है, पहली बात तो है दो ऑपरेशन होंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है जी। तो एक्सटर्नल जो होता है वो तो दो सेट के बीच में लगता है। यानी जो एक्सटर्नल ऑपरेशन में भाग लेते हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशन में भाग लेने वाले जो एलिमेंट हैं, वो डिफरेंट सेट से आते हैं। लेकिन जो इंटरनल कंपोजिशन है, ऑपरेशन बोल दो या कंपोजिशन, जो इंटरनल कंपोजिशन है वो एक ही सेट के एलिमेंट्स पर लगता है। ठीक है। तो सपोज टू बी, मेरे पास एक तो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, उसको डिनोट कर रहा हूं मैं डॉट से। ये हो गया एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन। और एक हो गया प्लस, और ये हो गया इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है जी, इंटरनल कंपोजिशन। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कहती है कि जो आपका सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स में बी सिंपल वेक्टर इन 2D,
ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और चीज, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है, ये इस इंटरनल कंपोजिशन के लिए, अगर हमने इसमें मैट्रिक्स ले रखे हैं तो ये प्लस डिनोट करेगा मैट्रिक्स के सम को। अगर पॉलिनोमियल्स ले रखे हैं तो ये प्लस डिनोट करेगा पॉलिनोमियल के सम को। आगे बात समझ में? तो जो सेट ऑफ वेक्टर है वो इस इंटरनल कंपोजिशन के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप में आप जानते हो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक और कॉम्यूटेटिविटी। इनसे आप परिचित हो। अगर आप परिचित नहीं हो तो फिर यूट्यूब पर लेक्चर पड़ा हुआ है वेक्टर स्पेस के ऊपर, ठीक है जी। अब ये तो पहला तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी V is closed, V is closed with respect to scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उसका मतलब ये है कि लेट A belongs to F and alpha belongs to V imply A into alpha belongs to V। यानी अगर एक स्केलर और एक वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो फिर बनना क्या चाहिए? अल्टीमेटली वेक्टर ही बनना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और बची, नंबर थर्ड। और नंबर थर्ड में आती हैं चार प्रॉपर्टीज। नंबर थर्ड, तो एक सेकेंड, नंबर थर्ड में आपकी चार प्रॉपर्टी नजर आ जाएंगी। कौन कौन सी? नंबर थ्री, उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि a इंटू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a इंटू एल्फा प्लस a इंटू बीटा, जहां अल्फा बीटा आ रहे होंगे आपके V से और A आ रहा होगा आपके फील्ड से। क्लियर होगी बात? सेकंड, A प्लस बी इंटू एल्फा इज इक्वल टू A इंटू एल्फा प्लस B इंटू एल्फा। यहां पर A और B आ रहे होंगे फील्ड से और ये अल्फा आ रहा होगा, हाँ, सेट ऑफ वेक्टर से। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी कहती है A इंटू बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी इंटू एल्फा, जहां फिर से ए और बी आ रहे होंगे फील्ड से और अल्फा आ रहा होगा सेट ऑफ वेक्टर से। और नंबर चार, वन इंटू एल्फा इज इक्वल टू एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। ये जो वन है ये यूनिटी एलिमेंट है फील्ड का, और फील्ड का यूनिटी एलिमेंट होने का मतलब है सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। आगे बात समझ में? फील्ड पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो जब आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस मींस वेक्टर स्पेस, जब आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की बात करोगे तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? वेक्टर स्पेस आना चाहिए। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए आपको ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, ठीक है। तो यहां जो काम हम करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, मतलब टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और ये जो आप लीनियर स्पेस में बोल रहे हो ना, ये आपका वही है वेक्टर स्पेस। तो अब तो बस इतनी सी बात आ जाएगी कि है तो अल्टीमेटली वेक्टर स्पेस ही, अगर वो नॉर्म्ड और हो गया, मतलब वेक्टर स्पेस ने एक और प्रॉपर्टी ले ली, क्या होने की? नॉर्म्ड होने की। तो फिर वेक्टर स्पेस क्या बन जाएगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है।
तो वेक्टर लीनियर स्पेस पढ़ो या वेक्टर स्पेस पढ़ो, दोनों बातें एक ही हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की। अब जो ये वेक्टर स्पेस बन रहा है, ये कौन से फील्ड के ऊपर बन रहा है? एफ के ऊपर, ठीक है। तो जो वेक्टर स्पेस में भरे हुए होंगे, वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? अपने आप में वेक्टर्स। क्लियर बात है? यानी लीनियर स्पेस में क्या भरा हुआ होगा? वेक्टर्स भरे हुए होंगे। अब वेक्टर्स के साथ एक प्रॉपर्टी जोड़ूंगा नॉर्म नाम की, ठीक है। अगले पेज पर चलता हूं, हल्का सा वहीं से तैयार करके उठाएंगे। आपके पास वेक्टर स्पेस है V, और कौन से फील्ड के ऊपर है? K के ऊपर। इसमें भरे हुए क्या हैं जी? वेक्टर्स भरे हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर इसमें से एक एलिमेंट उठाऊं तो मेरे हाथ में क्या आएगा? एक एक वेक्टर आएगा। तो हर वेक्टर के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएट करेंगे। जैसे सपोज टू बी आपने इसमें से एक एलिमेंट उठाया और वो एलिमेंट एक वेक्टर आएगा अल्फा नाम का। ये अल्फा अपने आप में क्या है? वेक्टर है, ठीक है। इस अल्फा के साथ एक प्रॉपर्टी अटैच करने वाला हूं मैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे हर मनुष्य के साथ उसका वेट जुड़ा हुआ होता है, या उसकी हाइट, ठीक है, या उसमें कितना ताकत है। एक प्रॉपर्टी अटैच कर देते हैं, मान लो किसी भी आदमी का वेट, और वेट ऑलवेज कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। आज तक पढ़ा है आपने किसी का वेट नेगेटिव हो गया? ठीक है। तो ऐसे ही हर वेक्टर के साथ एक प्रॉपर्टी अटैच करते हैं जिसको बोला जाता है नॉर्म, ठीक है। और नॉर्म की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। अगर नॉर्म, अगर वेक्टर्स के साथ नॉर्म एसोसिएट हो गई तो आपका वेक्टर स्पेस कैसा कहलाएगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस बोलो या लीनियर स्पेस। चलो तो शुरू करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म हल्का सा, ठीक है। और वो चीज अपने दिमाग में रखना जिस पर बात हुई है। बात किस पर हुई है? कि हर वेक्टर के साथ एक प्रॉपर्टी अटैच करने वाले हो। यानी हर वेक्टर से एक चीज जुड़ी हुई होगी। जैसे हर इंसान के साथ उसका वेट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, या उसकी लंबाई जुड़ी हुई होती है, या उसकी पढ़ाई जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करके वेक्टर का कुछ भार होगा अपना, वेक्टर की अपनी कुछ खासियत होगी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू गिव अ मेथड फॉर मीजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी यहां ये बात कह रहा है कि अगर आप नॉर्म का कंसेप्ट समझना चाह रहे हो तो आप क्या मीजर कर लो? वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीजर कर लो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के। चाहे तो वेक्टर की लंबाई निकाल लो, ठीक है, या कुछ और प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हो। तो फॉर इफ एक एग्जांपल उठाया, इन्होंने क्या लिया हुआ है? इन्होंने 5 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट लिया हुआ है। जैसे 2D में तो हम डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से, 3D में ट्राइड से, ठीक है। तो यहां कितने डायमेंशन में लिया हुआ है? 5 डायमेंशनल स्पेस में है। तो ये इसमें कितनी एंट्रीज होंगी? 5 होंगी। 1 2 3 4 5। तो देन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11। मतलब इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कैसे करके नॉर्म निकालने का, कि अगर एक्स वेक्टर है, कि एक्स इज इक्वल टू, और वेक्टर कैसे लिखा हुआ है? x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा x5। तो फिर नॉर्म निकालने का क्या फॉर्मूला दे रखा है? कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 कॉमा मॉड ऑफ x2 कॉमा मॉड ऑफ x3 कॉमा मॉड ऑफ x4 और मॉड ऑफ x5। तो आप क्या काम करोगे? इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, उन सभी एंट्रीज का पहले क्या निकालोगे? मॉड। और उनमें से जो सबसे बड़ा मॉड आएगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्म। तो एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है नॉर्म निकालने का, समझ गए?
तो हर वेक्टर के साथ क्या जुड़ी हुई होती है, उसकी नॉर्म जुड़ी हुई होती है। तो समझ गए नॉर्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं। मैं सपोज करो ऐसे फॉर्मूला निकाल दूं, अब की बार मैं ऐसे ना लूं और ऐसे फॉर्मूला डिफाइन कर दिया कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स, मिनिमम कर दूं, मिनिमम ऑफ mod of x1 comma mod of x2 comma mod of x3 and up to mod of x5। समझ गए? ऐसे करके बना दूं तो फिर इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा क्योंकि मॉड कर करके रख रहे हैं ना भाई। इसका मॉड किया 1, इसका मॉड किया 2, इसका मॉड 3, इसका मॉड 5, इसका मॉड 11। तो इनमें से कौन सा छांटना है आपको, सबसे छोटा? या फिर ऐसे भी बना सकते हो, एक और नॉर्म बनाने का तरीका बताऊं मैं, कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो बड़े एक्स से लिख रहे हैं, सॉरी डार्क एक्स से, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। सबका पहले क्या करो, स्क्वायर करो और उन सबको क्या कर लो, एंट्रीज को ऐड कर लो और फिर क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो ऐसे करके भी नॉर्म डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, तो हर वेक्टर के साथ आप क्या अटैच कर सकते हो, नॉर्म अटैच कर सकते हो। जैसे हर आदमी के साथ उसका वेट अटैच कर लो। ठीक है, कि जी हमने 4 आदमी पकड़ कर लाए कहीं से, ठीक है, 4 आदमी पकड़ कर लाए, तो पहले नॉर्म का फॉर्मूला ये बना रखा है प्रत्येक का वेट। जैसे मेरा वेट हो गया 50 किलो, आपका हो गया 55 किलो, किसी का हो गया 72 किलो, किसी का 71 किलो, ऐसे करके नॉर्म अटैच हो गई। या फिर लंबाई, किसी की 160 सेंटीमीटर, किसी की 170, किसी की 185, तो उसकी नॉर्म की तरह ही चलेगा। तो वेक्टर की तरह तो बिहेव करेंगे हम लोग। ठीक है, और नॉर्म की तरह जैसे डिफाइन कर रखी हो, जरूरी नहीं है ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, जिस तरीके से डिफाइन कर रखी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो इन्होंने भी वही कहा कि अगर आपका 5 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट, कोई वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है x इज इक्वल टू दिस, तो देन नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 11 इज द वेक्टर नॉर्म विच इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट, लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट की लेंथ। आगे बात समझ में? बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो नॉर्म का हल्का सा कॉन्सेप्ट उठाया। आप बस ये जान लीजिए कि हर वेक्टर के साथ हम क्या अटैच कर सकते हैं, नॉर्म अटैच कर सकते हैं। और लीनियर स्पेस के अंदर हो गए वेक्टर, लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस, और हर वेक्टर के साथ आप अटैच कर सकते हो नॉर्म। कुछ और भी फॉर्मूले इन्होंने दे रखे हैं कि द यूक्लिडियन नॉर्म इन एन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और इसमें जो एंट्री आ रही होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही होंगी। कौन से सेट से आ रही है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। विल बी डिफाइंड बाय, सपोज करो कोई वेक्टर ले लिया मैंने, ये तो सब हटा दूं मैं। ठीक है, कोई वेक्टर ले लिया मैंने, हाँ जेड ले लो, और जेड जो बना हुआ है Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 एंड अप टू Zn, और ये जितने भी जेड आई होंगे ना, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है जी, और चूंकि एन टपल है तो कहां बिलोंग कर रहा होगा ये, सी एन को, एन डायमेंशनल स्पेस को। ठीक है, तो यहां इस वेक्टर की नॉर्म डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, और ये फॉर्मूला वही है जो मैंने लिखा था कि नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर एंड अप टू Zn स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो n डायमेंशनल स्पेस है और जहां आप एंट्रीज कहां से ला रहे हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये अपने आप में लीनियर स्पेस बन जाता है। और किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर की अगर आप नॉर्म निकालना चाह रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नॉर्म का। ठीक है, ये आपको पता रखना है, एक आइडिया आपको लग गया कि व्हाट इज नॉर्म। अब चलते हैं
नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के ऊपर, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। डेफिनेशन, पहली बात तो आपको डेफिनेशन यहीं से शुरू हो रही है, नॉर्म का आइडिया लग गया, और डेफिनेशन कहां से शुरू हो रही है, यहां से। तो यहां जो आपका वेक्टर स्पेस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एन से, कि लेट एन बी द लीनियर स्पेस, और लीनियर स्पेस आप पता चल गया क्या है, वेक्टर स्पेस, यानी वो सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ में है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरे हुए होंगे, वेक्टर्स, एन के अंदर भरे हुए होंगे वेक्टर्स। तो लेट एन बी अ लीनियर स्पेस एंड नॉर्म बी अ फंक्शन, नॉर्म कहां से कहां तक फंक्शन है, एन टू आर। इसको जरा पहले समझ लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लो। नॉर्म अपने आप में फंक्शन दे रखा है इन्होंने, फ्रॉम एन टू आर। इसका सीधा सा मतलब ये है, आर ये वही है सेट ऑफ रियल नंबर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेक्टर अल्फा ले लो, कोई अल्फा उठाया कहां से, एन से, ठीक है, और अगर उसके ऊपर नॉर्म लगा दी, यानी अल्फा की क्या निकाल ली, नॉर्म, तो नॉर्म ऑलवेज आती है एक रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर नंबर। और जैसे ही आप नॉर्म निकालोगे, नॉर्म अपने आप में क्या आएगी, रियल नंबर। तो ये वही है, इस फंक्शन में वैल्यू कहां से रखी जाएंगी, एन से, और जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। यानी किसी भी वेक्टर की अगर आप नॉर्म निकालोगे तो वो क्या आएगी, रियल नंबर। तो ये याद रखेंगे कि नॉर्म इज ऑलवेज अ रियल नंबर। क्लियर होगी बात। तो ये कह रहा है कि लेट एन बी अ लीनियर स्पेस एंड लेट norm be a function from n to r, be a function such that for all xy belongs to n, यानी वेक्टर के रूप में कौन लिए जा रहे हैं, एक्स वाई, एंड फॉर ऑल एल्फा, एल्फा है आपका स्केलर, ठीक है। तो आप स्केलर के रूप में यहाँ एल्फाज यूज ना करें, आप यहाँ स्केलर के रूप में यूज कर लो एक्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई हो गए आपके वेक्टर्स, और एल्फा हो गया आपका स्केलर। स्केलर में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, भाई जो आप फील्ड लेना चाह रहे हो, नोन फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आपका फील्ड बनता है प्लस और डॉट के लिए, रियल नंबर का सेट भी आपका फील्ड बनता है प्लस और डॉट के लिए। फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कौन कौन सी, कि किसी भी वेक्टर की अगर मैं नॉर्म निकालूं वो जीरो या जीरो से बड़ी आनी चाहिए, यानी नॉर्म ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगी, नॉट पॉजिटिव। नॉर्म कैसी रहेगी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी नॉर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है जीरो से बड़ी। और इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, पॉजिटिविटी। क्लियर हो गया। ये एक्स कहां से आ रहा है, अपने आप में एक वेक्टर है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है सेकंड में, कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर किसी वेक्टर की नॉर्म जीरो आ रही है तो वेक्टर पक्का कैसा होगा, जीरो वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर जीरो वेक्टर है तो उसकी नॉर्म क्या आएगी, जीरो। तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है, हिंदी में बता देते हैं, कि दुनिया में अकेला ऐसा वेक्टर कौन है जिसकी नॉर्म जीरो होती है, जीरो वेक्टर। यानी जीरो वेक्टर के अलावा जितने भी वेक्टर होंगे ना, सबकी नॉर्म पॉजिटिव होगी, सबकी नॉर्म कैसी होगी, पॉजिटिव। केवल जीरो वेक्टर ही ऐसा वेक्टर है जिसकी नॉर्म क्या आएगी, जीरो वेक्टर। मेरे हाथ में एक वेक्टर है, इसकी नॉर्म जीरो आ रही है, तो आपको पता चल गया ये कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ट्रू है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है जी। नंबर 3 प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनक्वलिटी, कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसको बोल देते हैं ट्राइंगल इनक्वलिटी, ठीक कर लेंगे, ये जी नहीं है, क्यू है। ट्राइंगल इनक्वलिटी और सब एडिटिविटी। और नंबर 4 प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स
मतलब यहां एल्फा था आपका स्केलर और ये था वेक्टर। नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, और इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो नॉर्म था ना, जिसको अभी तक आप नॉर्म बोल रहे थे, ये अभी तक एक फंक्शन था। ये क्या था? और ये फंक्शन कहां से कहां तक था भाई साहब? फ्रॉम एन टू आर, जहां एन अपने आप में क्या था? सेट ऑफ वेक्टर नहीं, लीनियर स्पेस। क्या था ये अपने आप में? और ये सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमने जो पोस्टमार्टम किया है इस वेक्टर का किया है। अगर ये वेक्टर इन चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर देता है, ठीक है, इन चार प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? फुलफिल। तो इस फंक्शन का नाम पड़ जाता है नॉर्म। किसके ऊपर? लीनियर स्पेस के ऊपर। इस फंक्शन का नाम क्या पड़ जाता है? नॉर्म। ठीक है, बोलूंगा इसको मैं पढ़ते समय नॉर्म ही। ठीक है। अगर ये फंक्शन इन चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर देता है, कौन कौन सी? पॉजिटिविटी, इसको नाम नहीं दिया, ट्रायंगल इनक्वलिटी और होमोजेनिटी। तो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? नॉर्म। किसके ऊपर? एन के ऊपर। और अगर किसी लीनियर स्पेस को इस नॉर्म के साथ ले लिया जाए तो वो लीनियर स्पेस कहलाता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। बस इतनी सी बात है। यानी वेक्टर स्पेस आप पढ़कर आए हो, और वेक्टर स्पेस में प्रत्येक वेक्टर के साथ हमने एक प्रॉपर्टी एसोसिएट करा दी। उस प्रॉपर्टी के गुण ये हैं कि अगर आप किसी भी वेक्टर की नॉर्म निकाल रहे हो तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगी। केवल जीरो वेक्टर की ही नॉर्म होती है जीरो। इसका मतलब ये है, एक शब्द बोल रहा हूं, केवल केवल जीरो वेक्टर की ही नॉर्म क्या होती है? जीरो। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइंगल इनक्वलिटी। और लास्ट, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। तो अल्टीमेटली एक बार और समराइज करें, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं या यहां से पढ़ लो। आपके पास एक लीनियर स्पेस है एन नाम का। लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस, बात हो चुकी है। आपके पास एक फंक्शन है कहां से कहां तक? एन टू आर। ठीक है। यानी अभी इसको मैं नॉर्म नहीं बोल रहा, हालांकि पढ़ते समय क्या बोलूंगा? नॉर्म ही बोलूंगा। अभी नॉर्म बना नहीं है। ठीक है। एक फंक्शन है एन से कहां तक? आर तक। यानी इसमें से कुछ उठाकर अगर इसको पकड़ाया जाए तो ये उसको क्या बना देता है? रियल नंबर बना देता है। बी अ फंक्शन सच दैट कि अगर हम एन से वेक्टर उठाएं और कोई स्केलर अल्फा ले लें जो मे बी कॉम्प्लेक्स और रियल, यानी ये स्केलर क्या हो सकता है? फील्ड का एलिमेंट होगा। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी कौन कौन सी? कि किसी भी वेक्टर का अगर नॉर्म निकालें तो वो ऑलवेज कैसा आएगा? नॉन नेगेटिव। इस प्रॉपर्टी का नाम है पॉजिटिविटी। नंबर सेकंड, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और इसको हिंदी में बोलूं तो कि केवल जीरो वेक्टर का ही नॉर्म क्या होता है? जीरो। मतलब जीरो वेक्टर के अलावा दुनिया में जितने भी वेक्टर हैं उन सब की नॉर्म कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। केवल जीरो वेक्टर की ही क्या आएगी? जीरो। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। प्रॉपर्टी का नाम ट्राइंगल इनक्वलिटी। और लास्ट वन इज होमोजेनिटी, कि नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल्फा मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ एल्फा मॉडुलस, अगर रियल नंबर है तो साइन चेंज कर देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर मॉडुलस निकालेंगे। निकालना सिखा रखे ना। और इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो अगर वो फंक्शन इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो फिर ये फंक्शन क्या कहलाता है? नॉर्म कहलाता है एन के ऊपर। अगर आपने अपना नॉर्म्ड स्पेस ले लिया, सॉरी, अगर आपने लीनियर स्पेस ले लिया और उसके साथ ये नॉर्म मिल गई तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। यानी लीनियर स्पेस विद नॉर्म, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्लियर हुआ डेफिनेशन? ठीक है।
कुछ हल्की फुल्की बात कर लेते हैं यहां से। ये तो वही जो मीट्रिक में था कि इफ वी ड्रॉप द सेकंड कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन हटा दी जाए, ठीक है, तो फिर ये जैसे वहां स्यूडो मीट्रिक की डेफिनेशन बन जाती थी ना, ऐसे ये बन जाएगी स्यूडो नॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है, तो देन एन इज सेड टू बी अ सेमी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, यानी अगर सेकंड वाली को हटा दूं तो। हाँ, कुछ और अच्छी बातें लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग आर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, कि अगर अल्फा, अल्फा उन्होंने रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स ये बोला हुआ था, यानी स्केलर, कि इफ अल्फा इज इक्वल टू -1, तो देन बाय द प्रॉपर्टी 4 होमोजेनिटी की बात हो रही है, और होमोजेनिटी ये कह रही थी कि norm of alpha x is equal to modulus of alpha into norm of x। ठीक है, अल्फा की जगह अगर -1 लें तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 और इनटू नॉर्म ऑफ x। इसका 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा कि नॉर्म ऑफ -x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। ठीक है, यानी अगर किसी वेक्टर की नॉर्म निकालूं, चाहे वेक्टर का नेगेटिव लूं या वेक्टर को एज इट इज ले लूं, नॉर्म ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्लियर होगी बात। इन पर्टिकुलर एक चीज और करी जा सकती है, ये हम खूब यूज करेंगे आगे इस बुक में, कि नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक्स ऐसे ही बनाऊंगा, आपको पता है साफ साफ वेक्टर है, नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स, इसको अंदर ही अंदर घुमा दो तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, यानी ये भी अपने आप में वेक्टर है, तो आप होमोजेनिटी यहां लगा दीजिए, तो क्या आएगा कि मॉड ऑफ -1 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और अल्टीमेटली इसका मॉड 1 हो गया, ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये आप यहां से पता रखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप ऐड कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अगर नॉर्म की डेफिनेशन नहीं दे रहे आप, और डेफिनेशन दे रहे हो पी नॉर्म की, ठीक है, आपने वहां मिनकोस की इनक्वलिटी पढ़ रखी है मीट्रिक स्पेस में भी। ठीक है, तो थोड़ी सी पी नॉर्म की हल्की सी बात करता हूं नंबर 3 पर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लगा रखी है इन्होंने, इसका बाद में प्रूफ भी आएगा, कि क्लियरली मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। आगे मिल जाएगा इसका प्रूफ। ठीक है, करेंगे इसको प्रूफ। ये कह रहा है, अब पी नॉर्म इज डिफाइंड बाय रिप्लेसिंग द प्रॉपर्टी 4 इन द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म बाय द फॉलोइंग वन, यानी ऐसे करके ये किसकी डेफिनेशन में आएगा, पी नॉर्म की। अगर आप पी नॉर्म की डेफिनेशन देना चाह रहे हो, तो आप जहां मॉड ऑफ एल्फा करते थे ना, वहां आप मॉड ऑफ एल्फा पी कर लो। आगे समझ में, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी नॉर्म ऑफ पी की। इसमें कुछ और भी डेफिनेशन है, इनके ऊपर बात बाद में करेंगे। तो पहले जो सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि व्हाट इज लीनियर स्पेस, क्योंकि पूरी बुक में वेक्टर स्पेस के ऊपर ही काम होने वाला है। ठीक है, तो आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस के बारे में जो एडिशनल जानकारियां हैं, ठीक है, व्हाट इज सब स्पेस, ठीक है, हर फील्ड अपने सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना लेता है। ठीक है, कोशेंट स्पेस, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशन तो आपको देखनी पड़ेंगी वहां से उठाकर। ठीक है, फिर आपको डेफिनेशन तैयार करनी है ये वाली नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, और उसके बाद फिर आपका सिलेबस शुरू होगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए टास्क ये है कि आप वेक्टर स्पेस पढ़ें। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आपने पढ़ी हुई है 5वें सेमेस्टर में बीएससी के में, तो पहले आप वेक्टर स्पेस से हल्की फुल्की डेफिनेशंस उठाकर पढ़ें क्या होता था, हल्का सा रिवाइज करें, और फिर इस डेफिनेशन को तैयार करें नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को, और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। अभी बना के स्पेस शुरू नहीं हुआ,
अभी क्या हुआ, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। पहले तो डेफिनेशन है किसी सीक्वेंस के कन्वर्ज करने की, ठीक है, फिर कोसी सीक्वेंस की है, फिर कंप्लीट की है, कंप्लीट लीनियर स्पेस की, वही मीट्रिक स्पेस की तरह। जैसे वहां था ना कि अगर किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाता है, ऐसे यहाँ सेम है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इन एन इज कन्वर्जेंट, कि अगर किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद हर मीट्रिक स्पेस अपने आप में होता है, इसने मीट्रिक को पहले नॉर्म दिखाया है, समझ गए, बनाक की डेफिनेशन अभी तक नहीं आई। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी, फिर बनाक आएगा, ठीक है। और बनाक में वही डेफिनेशन होगी कि a normed linear space which is complete as a metric space is called a Banach space। तो आपको यहां से रिवीजन हल्का सा मीट्रिक की डेफिनेशन का भी करना है। कंप्लीट आप जानते हो कि जिस स्पेस के अंदर हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है वो कहलाता है कंप्लीट। और ये दो काम होते ही ना आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या बन जाएगा, बना। तो ये आगे आने वाली चीजें धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए ठीक है, पढ़िए।